आज की इस नई और विस्तृत चर्चा में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का विषय वाकई काफी अलग है। बिल्कुल। मैंने जब आज के स्रोत सामग्री को पहली बार देखा तो मैं थोड़ी हैरान रह गई थी। मतलब हमारा आज का मिशन है एकाग्रता, जिसे हम फोकस कहते हैं, और चेतना के कुछ बहुत ही गहरे रहस्यों को समझना। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब एक छोटे से कीड़े की प्राचीन पौराणिक कथा के इर्द गिर्द घूमता है। इस लेख का शीर्षक है भृंगी की सृजना। हाँ, और ये लेख आकार में भले ही सिर्फ एक पन्ने का है, लेकिन इसके भीतर जो दर्शन छुपा है वो सचमुच हैरान कर देने वाला है। सही कहा। लेख की शुरुआत ही सीधे तौर पर गुरु अर्जुन देव जी के एक बेहद शक्तिशाली उद्धरण से होती है। उन्होंने कहा है, जिस नाम हृदय सो सब ते ऊंचा। मुझे लगता है कि ये पंक्ति ही अपने आप में इस पूरी चर्चा का आधार तय कर देती है। बिल्कुल। अगर हम इस पंक्ति को थोड़ा खोल कर देखें तो ये एक बहुत ही स्पष्ट और गहरा संदेश देती है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि जिसके हृदय में नाम बस जाता है वो सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेता है। अब देखिए, यहाँ नाम को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कोई बोला जाने वाला शब्द नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये असल में एक गहरी चेतना, एक परम सत्य, या कह लें कि एक अंतिम लक्ष्य का प्रतीक है जिसे हृदय में धारण किया जाता है। ये शुरुआत ही हमें बताती है कि आगे की पूरी बात किसी बाहरी चीज या दुनियावी सफलता की नहीं है। मतलब ये किसी विचार या किसी फोकस को अपने भीतर इतनी गहराई से बसाने के बारे में है कि वो आपका पूरा अस्तित्व ही बदल दे। 100%। और यही बात इस लेख को इतना खास बनाती है। और इस दर्शन को समझाने के लिए जो कहानी चुनी गई है, भृंगी की पौराणिक कथा, वो तो और भी अद्भुत है। मैं जब ये पढ़ रही थी तो मुझे लगा जैसे कोई फैंटेसी कहानी हो। हाँ, वो कहानी ही कुछ ऐसी है। लार्वे के लिए सिर्फ खाना नहीं जुटाती, बल्कि वो किसी दूसरी प्रजाति का एक जीता जागता कीड़ा ढूंढ कर लाती है। किसी बिल्कुल अलग प्रजाति का। हाँ, वो उस दूसरे कीड़े को अपने लार्वे के साथ उस बिल में रखती है और फिर बाहर से उस बिल को पूरी तरह से मिट्टी से बंद कर देती है, एकदम सील कर देती है। देखिए, अगर हम इसे आज के विज्ञान की नज़र से देखें तो ये एक पैरासिटिक वॉस्प यानी परजीवी ततैया का व्यवहार हो सकता है, जो दूसरे कीड़ों को लकवाग्रस्त करके अपने बच्चों के लिए भोजन के रूप में छोड़ देती है। बिल्कुल, विज्ञान तो यही कहेगा। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि लेख इसे एक पौराणिक कथा और एक लोक धारणा के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। इसका उद्देश्य हमें कोई जीव विज्ञान पढ़ाना नहीं है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका असली उद्देश्य मन और चेतना के एक बहुत बड़े नियम को समझाना है। हाँ, और मुझे तो सबसे बड़ा कौतूहल इस बात पर हुआ कि बिल बंद करने के बाद होता क्या है, क्योंकि लेख के अनुसार बिल बंद करने के बाद भृंगी वहाँ से उड़कर जाती नहीं है। नहीं, वो वहीं रहती है। बिल्कुल, वो उस बंद बिल के बाहर बैठ जाती है और लगातार घूं घूं की एक तेज आवाज करती रहती है। वो बिना थके बस लगातार वहाँ मंडराती है और आवाज करती है। और इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तब आता है जब लार्वा बड़ा हो जाता है। कहा जाता है कि जब वो मिट्टी का बिल टूटता है तो अंदर से जो कीड़े बाहर निकलते हैं वो दोनों भृंगी होते हैं। दोनों ही भृंगी? हाँ, मतलब वो दूसरा कीड़ा जो किसी बिल्कुल अलग प्रजाति का था वो भी भृंगी बन चुका होता है। अब आप ही बताइए, क्या ऐसा वाकई हो सकता है कि सिर्फ एक आवाज से किसी की पहचान ही बदल जाए? जैसा कि मैंने पहले कहा, जीव विज्ञान के नजरिए से एक प्रजाति का दूसरी प्रजाति में बदल जाना मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर हम इसे एक रूपक यानी एक मेटाफोर की तरह देखें तो ये मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही सटीक चित्रण है। अच्छा, वो कैसे? यहाँ जिस बात पर ध्यान देने की जरूरत है वो है उस घूं घूं की आवाज का प्रभाव। ये माना जाता है कि भृंगी अपनी उस लगातार गूंजती आवाज से उस दूसरी जाति के कीड़े के पूरे अस्तित्व को फिर से गढ़ देती है। वो दूसरा कीड़ा उस बिल के अंधेरे में कैद है। उसके पास और कोई बाहरी भटकाव नहीं है। उसके लिए पूरी दुनिया अब सिर्फ वो एक आवाज बन चुकी है, और उस आवाज के लगातार संपर्क में रहने से वो मानसिक रूप से अपना पुराना स्वरूप खोने लगता है। उस अंधेरे बिल की कल्पना करना ही अपने आप में थोड़ा अजीब है। बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट जाना और सिर्फ एक आवाज का रह जाना। बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए लेख में एक बहुत ही खास शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और मुझे लगता है कि ये शब्द इस पूरी कहानी की चाबी है। वो शब्द है तवज्जो। बहुत ही खूबसूरत शब्द है। हाँ, लेख कहता है कि भृंगी उस बिल में कैद कीड़े को अपनी पूरी तवज्जो देती है।
तवज्जो को अगर हम आज की आम भाषा में समझें तो ये गहरा ध्यान, अटेंशन या फिर पूर्ण एकाग्रता है। ये कोई साधारण ध्यान नहीं है। मतलब सिर्फ देखने वाली बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भृंगी वो आवाज कर रही होती है तो वो सिर्फ शोर नहीं मचा रही होती, वो अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा अस्तित्व उस बंद बिल के अंदर मौजूद उसे कीड़े पर केंद्रित कर रही होती है। जैसे कोई लेजर बीम हो। एकदम सही। जैसे अगर हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास लें और सूरज की बिखरी हुई किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर दें तो वो आग पैदा कर सकती है। भृंगी की तवज्जो वैसी ही केंद्रित ऊर्जा है, वो अपना पूरा फोकस उसे दे रही है। लेकिन यहाँ लेख में एक पेज भी है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त दी गई है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। बात सिर्फ तवज्जो देने की नहीं है। वो शर्त क्या है? लेखा स्पष्ट रूप से कहता है, अगर कीड़ा वो तवज्जो लेता है तो वो कीड़ा भी भृंगी बन जाता है। मतलब ये बदलाव सिर्फ बाहर वाले के चाहने से नहीं हो रहा है, अंदर वाले को भी कुछ करना पड़ रहा है। ये इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक बिंदु है। बदलाव कभी भी एक तरफा नहीं होता। सही बात है। बाहर से भृंगी अपना 100% ध्यान दे रही है, लेकिन अंदर उस कैद कीड़े को भी उस ध्यान को, उस घुंघू की आवाज को ग्रहण करना पड़ता है। उसे उस आवाज पर अपना ध्यान लगाना पड़ता है। और अगर वो ध्यान ना दे तो? अगर वो अंदर का कीड़ा उस आवाज को अनसुना कर दे या अपने ख्यालों में खोया रहे तो कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जब वो कीड़ा उस बाहरी तवज्जो को स्वीकार करता है, जब उसका ध्यान भी उस आवाज के साथ पूरी तरह से जुड़ जाता है, तब रूपांतरण की वो वास्तविक प्रक्रिया शुरू होती है। मतलब ये एक टू वे स्ट्रीट है। बिल्कुल। एक तरफ से निरंतर ऊर्जा दी जा रही है और दूसरी तरफ से उसे पूरी तरह से जज्ब किया जा रहा है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो ध्यान दे रहा है और जो उसे ग्रहण कर रहा है, जब वो दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं तब जाकर कोई वास्तविक परिवर्तन होता है? सटीक शब्दों में कहें तो यही होता है। आज के मनोविज्ञान में कॉन्सेप्ट है मिरर न्यूरॉन्स का। हाँ, मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है। जब हम किसी को कोई काम करते हुए बहुत ध्यान से देखते हैं ना, तो हमारे दिमाग के वही हिस्से सक्रिय हो जाते हैं जो उस काम को करने वाले के दिमाग में होते हैं। एक तरह से हमारा दिमाग उसी की नकल करने लगता है। वाह। भृंगी और उस कीड़े के बीच भी यही हो रहा है। वो गहरा और निरंतर ध्यान उस अंदर वाले कीड़े की न्यूरल वायरिंग को, अगर हम इंसान के संदर्भ में कहें, पूरी तरह से बदल कर रख देता है। वो अपनी पुरानी पहचान खोकर पूरी तरह से एक नया रूप ले लेता है। यह सच में हैरान करने वाली बात है कि कैसे हमारा ध्यान हमारे अस्तित्व को घड़ता है। और इस विचार को सिर्फ आधुनिक विज्ञान ही नहीं बल्कि सदियों पुराने साहित्य ने भी समझा था। बिल्कुल समझा था। इसी बात को और मजबूती देने के लिए लेख में कबीर साहब का एक बहुत ही सुंदर दोहा जोड़ा गया है। मैं वो दोहा पढ़ती हूँ। सुमिरन से मन लाइए जैसे कीट भिरंग, कबीर बिसरे आपको होए जाए तही रंग। क्या बात है, बहुत ही गहरा दोहा है। मुझे इसके पहले हिस्से के बारे में आपसे पूछना है। सुमिरन से मन लाइए, यहाँ सुमिरन का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ आंखें बंद करके कुछ दोहराना है? यही वो जगह है जहां लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं। सुमिरन का मतलब केवल यंत्रवत तरीके से या मैकेनिकल तरीके से किसी नाम या मंत्र को दोहराना नहीं है। तो असल में क्या है? कबीर साहब यहाँ एक बहुत गहरी मानसिक अवस्था की बात कर रहे हैं। सुमिरन असल में एक मेंटल मसल या मानसिक मांसपेशी की तरह है। जैसे वो कीड़ा भृंगी की आवाज पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देता है बिना किसी भटकाव के, वैसे ही इंसान को अपना मन सुमिरन में लगाना चाहिए। मतलब फोकस करना चाहिए। हाँ, जब भी मन भटके उसे वापस उसी एक बिंदु पर लाना, यही सुमिरन है। एक निरंतर चलने वाला अभ्यास है। और इसके बाद की जो पंक्ति है वो तो जैसे इस पूरी प्रक्रिया का परिणाम बता रही है। कबीर बिसरे आपको होए जाए तेही रंग। बिसरे आपको यानी खुद को भूल जाना। पर ये कैसे मुमकिन है? हाँ। कोई अपनी ही पहचान कैसे भूल सकता है? और अगर भूल गया तो फिर बचेगा क्या? ये सवाल अध्यात्म और मनोविज्ञान दोनों के एकदम केंद्र में है। बिसरे आपको का मतलब है अपनी बनाई हुई सीमित पहचान या जो हमारा अहंकार है उसे पीछे छोड़ देना। जो ईगो है हमारा। बिल्कुल। हमारी जो पुरानी पहचान है कि मैं ये हूँ, मेरी ये नौकरी है, मेरे ये विचार हैं, ये सब बस एक ढांचा है। सही कहा। जब वो अंदर बंद कीड़ा भृंगी की आवाज पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता है तो वो ये भूल जाता है कि वो पहले क्या था। उसका पुराना स्वरूप मिट जाता है। इसे आज के मनोविज्ञान में हम फ्लो स्टेट भी कहते हैं। फ्लो स्टेट, हाँ। जब कोई व्यक्ति किसी काम में इतने गहरे डूब जाता है कि उसे समय का, यहाँ तक कि खुद के होने का भी एहसास नहीं रहता। यानी जब तक हम अपनी पुरानी और सीमित पहचान को कसकर पकड़े रहेंगे तब तक हम किसी नई चीज में नहीं ढल सकते,
जैसे एक बर्तन में अगर पहले से पानी भरा है तो उसमें नया पानी डालने के लिए उसे खाली तो करना ही पड़ेगा ना। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। यही सबसे बड़ी कुंजी है। जब पुरानी पहचान का त्याग होता है तभी नए रूप में ढलना संभव है। और जब इंसान खुद को भूल जाता है तब कबीर साहिब कहते हैं, होए जाए तेही रंग, वो उसी के रंग में उसी के रूप में ढल जाता है जिसका वो ध्यान कर रहा था। मतलब ध्यान करने वाला और जिसका ध्यान किया जा रहा है वो दोनों एक हो जाते हैं। बिल्कुल, उन दोनों के बीच की सीमा रेखा ही खत्म हो जाती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि हम अपने ध्यान के माध्यम से खुद को एक नया रूप दे सकते हैं। और यहीं से ये लेख इस कीड़े की कहानी को एक छलांग देकर सीधे इंसान के आध्यात्मिक सफर से जोड़ देता है। हाँ, यहाँ से लेख का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। लेख में आगे जो बात है वो इंसान की संभावनाओं के बारे में है। उसमें कहा गया है कि अगर हम भी परमात्मा के नाम का ध्यान करें तो हम उसमें समा जाएंगे। मतलब वो कीड़ा और भृंगी वाली बात अब इंसान और उस परम सत्य पर लागू हो रही है। अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य में रखें तो ये लेख हमें बता रहा है कि हम सब असल में उसी मिट्टी के बिल में बंद कीड़े की तरह हैं। हम सब। हाँ, ये दुनिया, हमारी आदतें, हमारे विचार, ये सब वो बंद बिल हैं। और वो जो परमात्मा का नाम है या जिसे हम परम सत्य कह सकते हैं, वो उस भृंगी की लगातार आ रही घूं घूं की आवाज की तरह है जो हमें बाहर से पुकार रही है। क्या बात है। अगर हम उस नाम पर, उस परम सत्य पर अपनी पूरी तवज्जो देते हैं, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम भी अपनी सीमित और छोटी पहचान को भूलकर उस असीम शक्ति में समा सकते हैं। जैसे पानी की एक बूंद। बिल्कुल, जैसे पानी की एक बूंद अगर समुद्र में गिर जाए तो वो बूंद नहीं रहती, वो समुद्र बन जाती है। पानी की बूंद और समंदर वाला रूपक बहुत ही सटीक है। और लेख की अगली पंक्ति इस विचार को और भी स्पष्ट कर देती है। इसमें लिखा है, जिसके अंदर प्रभु का प्रकाश प्रकट हो जाता है वह व्यक्ति उस प्रकाश का ही रूप हो जाता है। ये पंक्ति पढ़कर मुझे ऐसा लगा जैसे यह सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है बल्कि एक वास्तविक अनुभव की बात हो रही है। जैसे अंधकार में अगर एक बार रोशनी आ जाए तो अंधकार का तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। ये रूपांतरण का अंतिम चरण है। इंसान का अंतिम लक्ष्य केवल उस प्रकाश को दूर से देखना या उसकी पूजा करना नहीं है, बल्कि वो प्रकाश बन जाना है। बन जाना, हाँ। जब इंसान के भीतर वह परम प्रकाश या वो सर्वोच्च चेतना पूरी तरह से जागृत हो जाती है तो उसके भीतर का सारा पुराना अंधकार, सारी पुरानी पहचानें जो उसे बांधे रखती थी, सब खत्म हो जाती हैं। कुछ बचता ही नहीं है पुराना। कुछ नहीं। फिर वो व्यक्ति और वो प्रकाश दो अलग अलग चीजें नहीं रह जाते, वो स्वयं उसी का जीवंत रूप हो जाता है। ये सब सुनने में जितना जादुई लगता है उतना ही गहरा भी है। एक कीड़े और उसके बिल की ये साधारण सी लगने वाली कहानी असल में हमारे अपने ही मानसिक और आध्यात्मिक रूपांतरण का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल, एक ब्लूप्रिंट ही है। और इसी बात को समेटते हुए लेखक अपनी सबसे प्रभावशाली और अंतिम पंक्ति पर पहुंचता है। मुझे लगता है ये पंक्ति इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। स्रोत में एक सार्वभौमिक नियम, एक यूनिवर्सल लॉ लिखा गया है। वो नियम क्या है? उसमें लिखा है, जिसका भी कोई लगातार ध्यान करता है उसी का रूप बन जाता है। ये पंक्ति सिर्फ एक पौराणिक कथा का अंत या कोई आध्यात्मिक विचार भर नहीं है। ये चेतना का, मानव मनोविज्ञान का और ध्यान का सचमुच एक बहुत बड़ा नियम है। हम जिस चीज पर लगातार अपना मन केंद्रित करते हैं, हमारा अस्तित्व धीरे धीरे उसी के सांचे में ढलने लगता है। विज्ञान भी अब इस बात को न्यूरोप्लास्टिसिटी के रूप में मानता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, हाँ, कि हमारा दिमाग बदल सकता है। बिल्कुल। ये सिद्धांत कहता है कि जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर करते हैं वो एक साथ वायर हो जाते हैं। मतलब हम जो सोचते हैं, जिस पर ध्यान देते हैं, हमारा दिमाग शारीरिक रूप से उसी के अनुसार अपना आकार बदल लेता है। रुकिए, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये बात सिर्फ आध्यात्म या ध्यान लगाने तक ही सीमित नहीं है? अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो क्या हम वहां भी जाने अनजाने में अपना रूप बदल रहे हैं? 100%। ये नियम हर पल हर जगह लागू हो रहा है। हम अपने विचार, अपनी ऊर्जा और अपना समय जिस भी चीज को देते हैं, हम वैसे ही बनने लगते हैं। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति लगातार अपने डर, अपनी चिंताओं या नकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करेगा तो उसका पूरा व्यक्तित्व वैसा ही बन जाएगा। वो खुद एक जीता जागता डर बन जाएगा। ये तो बहुत डरावना है ना? और इसके विपरीत अगर कोई लगातार ज्ञान, करुणा और सीखने पर ध्यान केंद्रित करेगा तो वो उसी का रूप बन जाएगा।
हम इस बात से बच नहीं सकते कि जो भी चीज हमारे ध्यान के केंद्र में होती है वो हमें अंदर से गढ़ रही होती है। कीड़ा नहीं है, बल्कि भृंगी हर वो चीज है जो हमारा ध्यान अपनी ओर खींच रही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और हम उस बिल में बैठे वो कीड़े हैं जो धीरे धीरे उस बाहरी चीज का रूप ले रहे हैं। ये इस पूरी प्रक्रिया को देखने का एक बहुत ही व्यवहारिक नजरिया है। हम हर दिन हर पल किसी न किसी चीज की तवज्जो ले रहे हैं और अंदर ही अंदर बदल रहे हैं। आज की इस यात्रा ने वाकई सोचने का नजरिया बदल दिया है। हमने शुरुआत की थी गुरु अर्जन देव जी के इस विचार से कि कैसे नाम या सर्वोच्च सत्य पर ध्यान लगाने से इंसान सबसे ऊंची अवस्था को प्राप्त करता है। फिर हमने भृंगी की उस अद्भुत कहानी को देखा जहां एक आवाज और अटूट तवज्जो किसी दूसरे जीव की पूरी पहचानी बदल देती है। कबीर साहब के दोहे ने हमें ये समझाया कि सिमरन के जरिए अपनी पुरानी पहचान को भूलकर ही हम एक नए और बेहतर रूप में ढल सकते हैं। सही। और अंत में हमने इस गहरे नियम को समझा कि हमारा लगातार किया गया ध्यान ही ये तय करता है कि हम असल में क्या बनने वाले हैं। यह इस बात का एक बहुत ही सुंदर और स्पष्ट सारांश है कि कैसे हमारा फोकस ही हमारी असलियत तय करता है।